जय हिंद दोस्तों, मैं रंजीत कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर से संबंधित टोटल 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेकर आए हैं। यकीन मानिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अब की बार बिहार बोर्ड मैट्रिक का जो फाइनल एग्जाम होने वाला है 2025 में, उस एग्जाम में इस चैप्टर से यानी प्रकाश के प्रवर्तन चैप्टर से जो ऑब्जेक्टिव रहेगा इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई बहनों, तो आपको करना क्या है, आपको वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख लेना है और सभी प्रश्नों को बारी बारी से याद कर लेना है। ठीक है, तो चलो हम बारी बारी से सभी प्रश्नों को देखते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलो देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है? तो दोस्तों आप जानते हो प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होता है? 2 नियम होता है। कौन कौन? तो यहाँ पे तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आओ देख लेते हैं कौन कौन होता है इसका 2 नियम। तो देखो, पहला नियम है आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। और दूसरा क्या है, आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये रहा दूसरा नियम। ठीक है, अब चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है देख सकते हो आप। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण प्रयुक्त होता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे प्यारे भाई बहनों, दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण प्रयुक्त होता है? तो याद रखना, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या है देख लीजिए, आपके सामने है। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो दोस्तों समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? याद रखना, आभासी और उल्टा होता है। क्या होता है? आभासी और उल्टा होता है। यहाँ पे आभासी को ही बोला जाता है काल्पनिक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और तुमको याद रखना है। क्या याद रखना है? उल्टा भी होता है। ठीक है, क्या होता है? उल्टा। तो यहाँ पे देख रहे हो, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है और उल्टा होता है। ठीक है, तो इन दोनों को याद रखना। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये तो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, तो यहाँ पे तो सही उत्तर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सच में बता रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछ चुका है। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है, तो याद रखना, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है अवतल, यानी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, उसके बाद देखो प्रश्न संख्या 6, प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो दोस्तों प्रवर्तन के दूसरा नियम कहता क्या है? आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। यानी आपको देखना क्या है ऑप्शन में, आपतन कोण और प्रवर्तन कोण किस ऑप्शन में बराबर है वही तो आपको देखना है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन ए में आपतन कोण और प्रवर्तन कोण क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देख रहे हो मेरे प्यारे भाई बहनों, कितना मजेदार प्रश्न है और इसी में से रहेगा। ठीक है, यकीन मानिए। और तुमको एक और बात बता रहे हैं फ्रेंड्स, देखो इस वीडियो में पहला चैप्टर के ऑब्जेक्टिव लिया गया है। ठीक है, तो बाकी अन्य वीडियो में आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि हमें चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिले तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए। ठीक है, अभी के अभी फॉलो कर लीजिए। और चलिए हम बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। तो देखो 7वां प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो दोस्तों निर्वात में प्रकाश की चाल होती क्या है? 3 × 10 के पावर 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यहाँ यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी यहाँ पे 3 × 10 के पावर 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पर किलोमीटर में है लेकिन 10 के पावर 8 है, तो ये ऑप्शन सी तो होगा नहीं। उसके बाद देख सकते हो सेंटीमीटर है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद देख सकते हो, अब यहाँ पे देखो मीटर में, मीटर में क्या होता है, जब मीटर में चेंज होता है तो 2 को 0 और बढ़ जाता है, यानी 3 × 10 के पावर 8 हो जाता है। ठीक है, 3 × 10 के पावर 8, 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा यहाँ पे। सही है। ठीक है, तो ये किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए में है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देख सकते हो अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। अब देखो दोस्तों क्या होता है, बड़ा बड़ा जब क्वेश्चन आता है ना तो बच्चे क्या करते हैं, उसे समझते नहीं है और टिक लगाकर चले आते हैं, गलत टिक लगाकर चले आते हैं। तो सबसे पहले आपका काम क्या है, सवाल को समझना। ठीक है, जब तक आप समझेंगे नहीं टिक गलती करके आ जाएंगे। ठीक है, तो चलो सवाल क्या कर रहा है, देखो गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं गोलीय दर्पण। तो यहाँ पे ये है गोलीय दर्पण। ठीक है, क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों, ये है गोलीय दर्पण और इसका ये वाला जो हिस्सा है दर्पण के इस साइड वाला, ये क्या है, प्रवर्तक पृष्ठ। ठीक है,
अब कह रहा है कि प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्तिकार सीमा रेखा, चलो इसको हम वृत्तिकार बना लेते हैं। अब ये जो सीमा रेखा है, ये वाली जो सीमा रेखा है, इसका व्यास यानी ये वाला, तो इस व्यास को क्या कहा जाता है बताओ? इस व्यास को प्रधान अक्ष कहा जाता है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो यहाँ पे सबसे पहले आपका काम क्या है? देखो यहाँ पे सबसे पहले फोकस निकाल लो। फोकस बराबर तुम जानते हो R/2 होता है, इसमें क्या सोचने वाली बात है? ठीक है, तो यहाँ से A बराबर क्या हो जाएगा? R का मान दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, तो 32 का आधा करेंगे तो क्या होगा? 16 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे देख रहे हो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी तुम जानते हो क्या होता है? धनात्मक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे +16 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन सी में। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, देख लीजिए अगला प्रश्न है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण। ठीक है, अब देखो सौर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्यों? याद रखना मेरे प्यारे भाई बहनों, देखो सौर कुकर में क्या होता है, हमें अधिक ऊष्मा की जरूरत होती है। ठीक है, और तुम अवतल दर्पण के बारे में जानते हो कि अवतल दर्पण क्या करता है? ये ऊष्मा को एकत्रित करता है, केंद्रित करता है। ठीक है, तो इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो भाई जानते हो फोकस दूरी किस दर्पण की धनात्मक होती है? तो याद रखना उत्तल दर्पण की। ठीक है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो इन दोनों को याद रखना, बहुत बार पूछ चुका है इन दोनों के बारे में। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण था। प्रश्न संख्या 12 है, नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है। यानी यहाँ से आपको पूछ दिया गया है कि जो वस्तु दूरी होती है नई चीज परिपाटी के अनुसार वो धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। तो आओ भाई हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले एक चीज परिपाटी बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, चलो ये है चीज परिपाटी, समझ लेना। ठीक है, और इस पर एक है दर्पण। अब मान लो इस दर्पण के सामने यहाँ पर वस्तु रखी है। ठीक है, यहाँ पे वस्तु रखी है, तो प्रकाश किधर जाएगा? इधर जाएगा कि नहीं? लेकिन तुम जानते हो कि सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? मूल बिंदु से। ठीक है, तो अगर हम वस्तु दूरी नापना चाहें, वस्तु है यहाँ पे, चलो ये है ए और यहाँ पे है बी, तो वस्तु कहाँ पर है? यहाँ पर है। और इसकी हम दूरी नापना चाहे तो इधर से इधर नापेंगे। और एक बात तुम और भी जानते हो कि प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है और प्रकाश की दिशा के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। तो देखो प्रकाश जा रहा है इधर और तुम मूल बिंदु से इधर माप रहे हो। ठीक है, यानी विपरीत दिशा में माप रहे हो, तो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलो उसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 13 है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सच में बता रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो ये प्रदर्शित करता है प्रकाश के प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। तो देखो प्रश्न संख्या 14 है, दर्पण का सूत्र है। तो जानते हो तुम दर्पण का सूत्र क्या होता है? बताओ। दर्पण का सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है तुमको? तो दोस्तों ये तुमको ये तुमको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन ए में। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, तो याद रखना, बहुत ही पूछता है, ये दर्पण का सूत्र है। तो दोस्तों याद रखना 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। तो यहाँ पे देखो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये समझने वाली प्रश्न है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। अब तुम यहाँ पे क्या करो, तुम ऑप्शन के हिसाब से टिक करो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पूछा क्या है, देखो दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जानते हो क्या होगा? केवल उत्तल दर्पण। ठीक है, अब हम तुमको बताते हैं कैसे। देखो समतल दर्पण में क्या होता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा तो नहीं, देखो समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमने तुमको बताया है उल्टा बनता है। ठीक है, तो ये तो पहला ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्रतिबिंब क्या है? सीधा है। ठीक है, तो ये तो पहला ऑप्शन कैंसिल। दूसरा क्या है? केवल अवतल दर्पण। तो देखो दोस्तों याद रखना, अवतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब कब बनेगा? बताओ, सीधा प्रतिबिंब कब बनता है? जब ध्रुव और फोकस के बीच में स्थित होता है। ठीक है, जब वस्तु कहाँ हो? ध्रुव और फोकस के बीच में
लेकिन इस सवाल में क्या है, सवाल में है किसी भी दूरी पर। लेकिन अवतल दर्पण में क्या है, एक दूरी फिक्स है कि उन्हीं दो बिंदुओं के बीच वस्तु को रखेंगे तभी सीधा प्रतिबिंब बनेगा, और उन दो बिंदुओं से बाहर जाएंगे, ठीक है, तो सीधा प्रतिबिंब नहीं बनेगा। लेकिन इस प्रश्न में क्या है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर, यानी तुम किसी भी दूरी पर रख दो, प्रतिबिंब सीधा ही बनेगा। तो कौन से दर्पण में बनता है, उत्तल दर्पण में, ठीक है। तो याद रखना ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखते हो प्रश्न संख्या 16 आपके सामने है, किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्न में से कौन होता है। तो दोस्तों किसी कार का अग्रदीप यानी हेडलाइट में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है, बताओ। तो यहाँ पे तुम जानते हो वहाँ पे कौन से हेडलाइट में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का, ठीक है, हेडलाइट में अवतल दर्पण का। और एक चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और पूछता है कि साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो तुम वहाँ पर क्या मानना, उत्तल दर्पण, ठीक है, वहाँ पे हो जाएगा उत्तल दर्पण, ठीक है। लेकिन इस सवाल के हिसाब से कौन सा उत्तर हो जाएगा, किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्न में से कौन होता है। तो यानी हेडलाइट के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। और साइड मिरर के रूप में पूछे तो उत्तल दर्पण याद रखना। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था ये। उसके बाद देखो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रश्न संख्या 17, प्रश्न संख्या 17 है, प्रवर्तन का कोण होता है। तो दोस्तों याद रखना, देखो प्रवर्तन का कोण कब बनता है, बताओ, प्रवर्तन का कोण कब बनता है, प्रवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनता है ना। प्रवर्तन का कोण किसके बीच होता है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच। तो यहाँ पर तुम क्या करो, बताओ, जिस जिस ऑप्शन में आपतित किरण देखो उसको सबसे पहले छांट दो, ठीक है, उस बबुआ को भगाओ सबसे पहले। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो आपतित किरण पहले ऑप्शन में चर्चा कर दिया गया है, ठीक है। आपतित किरण का यहाँ पे तुम देख रहे हो, आपतित किरण का पहले ऑप्शन में चर्चा कर दिया गया है, ये तो होगा नहीं। दूसरे ऑप्शन में भी चर्चा किया गया है, ये भी नहीं होगा। अच्छा तीसरा ऑप्शन देखते हैं, तीसरा ऑप्शन परावर्तित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण, ये भी नहीं है दोस्तों। अच्छा चौथा ऑप्शन देखते हैं, तो देखो चौथा ऑप्शन क्या है, चलो चौथा ऑप्शन तुमको दिखाते हैं। तो चौथा ऑप्शन है परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण। तो यहाँ पे देख रहे हो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण ये है होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, यहाँ पे प्रवर्तन के नियम से संबंधित था ये प्रश्न। उसके बाद देखो प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वास्तविक प्रतिबिंब समतल दर्पण द्वारा तो आभासी प्रतिबिंब मिलता है, ठीक है, समतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब मिलता है, अवतल दर्पण द्वारा दोनों प्रकार के मिलता है, ठीक है। अवतल दर्पण द्वारा आभासी भी मिलता है और दोस्तों क्या मिलता है, वास्तविक भी मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे उत्तल दर्पण द्वारा केवल आभासी प्रतिबिंब मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे होना चाहिए, बिल्कुल सही उत्तर होगा ही। देखो यहाँ पे पूछा है निम्न में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब केवल किस दर्पण से मिलेगा, अवतल दर्पण से, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद देखो प्रश्न संख्या 19 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो यहाँ पे देखो अवतल दर्पण की फोकस दूरी तुम जानते हो ए बराबर क्या होता है, बताओ, ए बराबर क्या होता है, r/2 होता है। तो यहाँ पर पूछा क्या है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या यानी आर की क्या होती है, आधी होती है। जब आर का हम आधा करेंगे तो अब जाकर फोकस दूरी के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। उसके बाद देखो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20, तो वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है, बताओ। तो किस दर्पण से प्राप्त होता है, उत्तल दर्पण से, केवल उत्तल दर्पण से याद होता है और सॉरी मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब आओ हम देखते हैं कैसे। देखो समतल दर्पण में आभासी होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है, लेकिन वस्तु के बराबर होता है, ठीक है, वस्तु के क्या होता है, बराबर मिलता है। चलो ये तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है छोटा, वस्तु से छोटा, लेकिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है ना वस्तु के बराबर होता है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा देखो अवतल दर्पण से, अब याद रखना मेरे प्यारे भाई बहनों, अवतल दर्पण में जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से बड़ा बनता है, क्या होता है, वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखो ऑप्शन सी में क्या है, ए और बी, यानी ऑप्शन ए और बी, ये तो होगा नहीं, दोनों होगा ही नहीं। उसके बाद ऑप्शन डी रह गया, तो ये तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलो देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो दोस्तों उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, हमने तुमको बताया कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। ठीक है, आभासी और सीधा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हमेशा सीधा होगा। ठीक है, उसके बाद देखो प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो दोस्तों हमने बताया है ना कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक और क्या होता है, सीधा होता है। ठीक है, काल्पनिक और सीधा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर देखिए, संबंध a बराबर r/2 सत्य है। तो दोस्तों ये जो फार्मूला है ना, a बराबर r/2, ये दोनों प्रकार के गोलीय दर्पणों के लिए सत्य है। ठीक है, यानी अवतल के लिए भी है और उत्तल के लिए भी है। तो जिस ऑप्शन में दोनों की चर्चा की गई है, मतलब दोनों को सत्य कहा गया है, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखो पहला ऑप्शन क्या है, उत्तल दर्पण के लिए परंतु अवतल दर्पण के लिए नहीं, ये तो होगा नहीं। अवतल दर्पण के लिए परंतु उत्तल दर्पण के लिए नहीं, ये भी नहीं होगा। उत्तल तथा अवतल दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो प्रश्न संख्या 24 देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, और साथ में आपको क्या करना है बताओ, आपको क्या करना है, सभी प्रश्नों को याद करते चलना है। ठीक है, तो चलो उसके बाद देखते हैं 24 नंबर। एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है, दर्पण हो सकता है। तो दोस्तों इसको हम लोगों ने देख लिया है, क्या होगा बताओ, हमेशा सीधा ही प्राप्त होगा। एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है, दर्पण हो सकता है। तो दोस्तों कौन होगा, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो ये यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद देखो 25 नंबर, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है। इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब, यहाँ पे देखो समझो चीज़ को, यहाँ पे अगर m का मान ऋणात्मक है, या अगर m का मान ऋणात्मक है तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है दोस्तों कि प्रतिबिंब जो है ना वो उल्टा है। ठीक है, ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब उल्टा है। अगर यहाँ पे मान लो धनात्मक होता है, m का मान अगर धनात्मक रहता तो प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है। अब तुम जानते हो कि उल्टा जब प्रतिबिंब होता है तो वहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो एक चीज़ यहाँ पे ये भी याद रखना कि जब ऋणात्मक होता है, जब m का मान ऋणात्मक होता है तो प्रतिबिंब वास्तविक या उल्टा होता है। ठीक है, प्रतिबिंब वास्तविक या उल्टा। और जब m का मान धनात्मक होता है तो प्रतिबिंब सीधा और आभासी होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना। चलो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद देखो प्रश्न संख्या 26, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न तो काफ़ी महत्वपूर्ण था, ये वाला। ये एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है, इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब उल्टा है। ठीक है, ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखो प्रश्न संख्या 26, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, देख सकते हो आप। कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे पूछा क्या है, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, मतलब वस्तु को कहाँ रखे कि प्रतिबिंब जो है ना अवतल दर्पण के फोकस पर बने। तो दोस्तों कहाँ पर रखेंगे तो बनेगा अनंत पर। ठीक है, कहाँ पर, अनंत पर। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलो अब देखो तुम इसको याद कैसे करोगे, ये हम तुमको बताते हैं। देखो तुम जानते हो कि अनंत से आती प्रकाश की किरणें क्या होती है, समांतर होती है। ठीक है, क्या होती है, समांतर होती है। अनंत से आती प्रकाश की किरणें समांतर होती है। और जब समांतर किरणें दर्पण से टकराता है तो कहाँ से होकर गुजरता है, फोकस से होकर गुजरता है। ठीक है, कहाँ से होकर गुजरता है, फोकस से। तो फोकस पर ही तो मिलेगा सभी के सभी किरणें, तो वहीं पे प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अनंत आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखो प्रश्न संख्या 27, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। तो दोस्तों जानते हो एक यही स्थिति है, देखो फोकस और ध्रुव के बीच में ही एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर वस्तु को रखा जाए तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आभासी और सीधा। अब देखो ये जो प्रतिबिंब होगा बड़ा होता है, आभासी तो होगा ही, लेकिन अवतल दर्पण में जब फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु रखी जाए तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से बड़ा होगा और आभासी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो प्रश्न संख्या 28, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो दोस्तों याद रखना अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, तुमको हमने बताया है। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बहुत बार पूछता है।
उसके बाद देखो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रश्न संख्या 29 है। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा है। अब यहाँ पे तुम देख रहे हो कि फोकस दूरी जो है ना, यहाँ पे फोकस दूरी कितना है, प्लस का 20 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस का 20 सेंटीमीटर। अब तुम बताओ कि धनात्मक जो है ना वो किस दर्पण की फोकस दूरी होती है, बताओ। तो अवतल दर्पण, सॉरी उत्तल दर्पण की होती है ना, तो यहाँ पे सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें क्या सोचना है बताओ। फोकस दूरी यहाँ पे तुम देख रहे हो प्लस में 20 दिया हुआ है, मतलब धनात्मक दिया हुआ है, तो धनात्मक किसका होता है, उत्तल दर्पण का। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, देख लीजिए। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो दोस्तों समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है, ठीक है। अब कैसे, देखो आओ बताते हैं। यहाँ पे तुम जानते हो कि ए बराबर क्या होता है, देखो यहाँ पर चलो एक समतल दर्पण बना लेते हैं। ये समतल दर्पण है, ठीक है, ये तो समतल है, तो समतल है तो इसमें जो आर का मान होगा, मतलब त्रिज्या जो होगा वो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। यहाँ पे त्रिज्या क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। और तुम जानते हो ए बराबर क्या होता है, r/2। तो अब देखो आर का मान क्या है, इन्फिनिटी है ना, इन्फिनिटी में 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, इन्फिनिटी में किसी भी संख्या से भाग दीजिए इन्फिनिटी ही आएगा, मतलब अनंत। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर वीडियो पसंद आया है तो अभी तक अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चलिए हम मिलते हैं अगले ऑब्जेक्टिव यानी अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।